नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया था उसी प्रकार से हम डायबिटीज में पंचकर्म का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसको लेकर हम लोग आज चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है डायबिटीज मधुमेह ये एक संतर्पणोत्तर व्याधि है। डायबिटीज में तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी दोष दुष्य का जो संग्रह है वो काफी बड़ा है। डायबिटीज यानी मधुमेह, प्रमेह, कुष्ठ ऐसे व्याधि है जो क्रॉनिक टाइप के यानी चिरकालीन नाम है। आचार्यों ने इसका क्लासिकल रेफरेंस है। हम लोग अगर पंचकर्म की बात करेंगे तो सारे प्रकार के पंचकर्म वी कैन यूज, ऑल टाइप ऑफ पंचकर्म इन डायबिटीज सेफली यूज कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो डायबिटीज के जो मुख्य 3 प्रकार है उसको मैं बताऊंगी। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें कि हमारा जो पैनक्रियास विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इंसुलिन करने का काम ग्लूकागॉन करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है जिसको हम लोग डिपेंडेंट यानी आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इसको जुवेनिल डायबिटीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाज के, वो वहां पे उसको मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसमें मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी जो सेल्स होते हैं वो सेल्स फेल होते हैं रिस्पॉन्ड। एक में प्रोडक्शन कम होता है इंसुलिन में टाइप 1 में, दूसरे में इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है उसके प्रति जो सेल्स काम करते हैं उसका फेल्योर हो जाता है, यानी वो दे कांट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। तो ये दूसरा प्रकार होगा। तीसरा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि मुख्य रूप से प्रेगनेंसी से पाया जाता है। तो इसके नॉर्मली अगर हम, जैसे मैंने अभी दोष दुष्य का संग्रह बता दिया, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। निदान संप्राप्ति सभी समझते हैं तो त्रिदोष और काफी सारे धातुओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है और मूत्र का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, मूत्र का, श्वेत का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि इसके लक्षण का अगर विचार करते हैं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्वेटिंग है। ज्यादातर जो रुग्ण हमारे पास आते हैं उन सभी में हम लोग देखते हैं कि दे आर रिलेटेड विद मेदो रोगा, यानी ओबेसिटी कहीं ना कहीं उसमें होती है। कुछ डायबिटीज के रुग्ण होते हैं जो दिखने में बहुत ही क्रुश होते हैं, उनका वजन बहुत कम होता है, लगता भी नहीं उनको देखकर कि लाइक उनको डायबिटीज है, बट ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। पेशेंट को भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। लाइकवाइज वहां पे मतलब अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनता है, वो जो एक साइकिल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो वहां पे डिस्टर्ब रहता है। और कई सारे ऐसे लाइक वेट गेन या वेट लॉस है, फिर रिलेटेड टू कुछ थायराइड, हाइपरटेंशन भी कई बार मिल जाता है। आपको पंचक सेफली कर सकते हैं, बस आपको बाकी सारे जो वाइटल्स है यानी हाइपरटेंशन मुख्य रूप से और बाकी सारा एक बार पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल, सारे जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लाइक हार्मोन स्टडीज एंड हाइपरटेंशन, बाकी सारे रूल आउट करिए कॉजेस की। उसके हेतु सेवन क्या है, हेतु विपरीत चिकित्सा, निदान परिवर्जन, ये तो पहली चिकित्सा होगी ही होगी। और जो एक प्रकार के उसके कारण है स्ट्रेस फैक्टर है, कूलज है, विहारज है, ओबेसिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और आहारज हेतु होते हैं आलस्य, अस्य सुखम स्वप्न सुखम, यानी अधिक आलसी। और इसीलिए डायबिटीज या मधुमेह ये व्याधि कफज व्याधि माना गया है। कफ प्रकृति के व्यक्ति में इन सभी हेतुओं का सेवन ऐसे ही होता रहता है, मतलब दे आर लाइक आलसी, तमोगुण की अधिकता होती है उनमें, बस स्ट्रेस नहीं होता है। तो जैसे वातज में देखा जाएगा स्ट्रेस अधिक रहता है, तो वात प्रकृति के में भी कुछ में हम लोग ले सकते हैं, एंड कफ प्रकृति के में भी ओबेज हो सकते हैं जो भी डायबिटीज के रुग्ण होते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स तो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, लाइक हमारे शरीर के ऐसे महारोग माने गए क्योंकि उनका परिणाम हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स पर धीरे धीरे होता है। वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस, देयर आर रेटाइनोपैथीज है, रेटिनोपैथीज होती है उसमें, और पैनक्रियास भी डिफेक्ट हो जाता है कई बार, कुछ इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम हो जाना है, कुछ ऐसे टाइप के भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं। कई बार थायराइड डिसऑर्डर भी होता है डायबिटीज से, अगर होता है पहले से में कई बार हाइपरटेंशन नहीं होता है, बाद में हाइपरटेंशन आ जाता है। सो इस प्रकार से इसको आयुर्वेद में मधुमेह नाम से जाना गया है, और इट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया, इन विच जो व्यक्ति होता है मूत्र प्रवृत्ति जिसकी होती है ना मधु के समान, मधु में यानी मधु यानी हनी के जैसी उसकी यूरिन होती है। और उसका लक्षण भी बताया कि यूरिन पास करने के बाद उस यूरिन पर मधुमक्खियां
चीटियां लाइक जम जाती है, तो हमें इस प्रकार से वहां पे सोचना चाहिए। 20 प्रकार बताए गए हैं एंड इसके कारण जैसे मैंने बताया, नवान्न सेवन एंड अस्य सुख, स्वप्न सुख, गुरु स्निग्ध मधुर आहार विहार। और उस मात्रा में अगर पेशेंट का विहार नहीं होता है, मतलब खान पान बहुत अच्छा है, बहुत हेवीली खाता है, बट उसको वो ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कर पाता है, रेस्ट नहीं करता है, एक्सरसाइज कुछ नहीं होती है, तो इसके कारण फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो अफेक्ट होता है। एंड फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के साथ मृद धातु या फैट डिफेक्ट होने के जम जाता है या क्लेद अधिक निर्माण होता है। तो इस मूत्र का काम क्या है कि क्लेद, मूत्र से क्लेद बनना, तो मूत्र इस क्लेद को अधिक मात्रा में विसर्जित करने के लिए मूत्र प्रवृत्ति बार बार आने लगती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से सिम्टम होता है अति मूत्र प्रवृत्ति, यानी पेशेंट को देखिए, समझिए, मानिए कि कैसे उसको हम लोग डायग्नोस करें, असेस कैसे करें। पहले पेशेंट को लाइक एक दो बार तो नॉर्मली एक या दो बार पेशेंट एज के हिसाब से यूरिनेशन के लिए जा सकता है, यानी नाइट में अगर हम लोग सोचते हैं तो कम से कम एक बार तो जाता है। और अगर एज है पेशेंट की 60-70 एज है, अबव 45-50 है, तो वी कैन टेक एज अ रैंडमली 1 and 2 वे उसको आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा, और उसका स्वभाव भी होता है। कई बार साइकोजेनिक भी होता है कि नींद नहीं आ रही तो चलो बाथरूम होकर आए, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी हाउ, मतलब किस प्रकार की है, और फिर बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के साथ तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया कि डायबिटीज की संप्राप्ति कैसी होती है, जिसमें मुख्य रूप से कफदोष इन्वॉल्व है एंड पित्त भी है, कुछ लक्षण इसमें पित्त जनित भी होते। तो ओवरऑल मेरे विचार से तो तीनों दोष है, इसमें तीनों दोषों का ही ये व्याधि माना गया है। एंड मोस्टली लाइक अग्नि तो दुष्ट होगी ही, बहुत ज्यादा इंटेक हो रहा है कि गुरु फूड का, और उसके हिसाब से डाइजेशन कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर इस प्रकार की समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है। मैं ओवरऑल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जैसे आप इसमें विचार कर सकते हैं। अभी सबसे पहला तो लाइक हम लोग दीपन पाचन करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कफ दुष्टि है, तो कफ कहाँ पे तैयार होता है, आमाशय में। कफ का मुख्य स्थान उर स्थान है, आमाशय में क्लेदक कफ बनता है जो कि अन्न पचन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे कफ दुष्टि है, तो आमाशय में कफ दुष्टि होगी। तो इसके लिए आपको सोचना है कि ये कफज व्याधि है, और आमाशय में अगर दुष्ट कफ बन रहा है तो इसके लिए आपको आम पाचन करना ही करना है। तो हम लोग आम पाचन के साथ चलेंगे, बाद में बाकी साइड ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो लाइक कोई आप जैसे पेशेंट तो मॉडर्न लेते हैं ट्रीटमेंट, बट मैंने यहाँ पे इतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कि पेशेंट का अच्छा खासा वेट लॉस होता है एंड पूरा लाइक एलोपैथिक जो भी ये होता है ना, इंसुलिन इंजेक्शन है वो भी, ये बट ये भी कुछ प्राथमिक अवस्था में। आप ऐसे बोलेंगे कि 10 साल का डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की है तो शुरू में जो भी उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रही होती है, जो भी टैबलेट होगी उसको कंटिन्यू करिएगा, उसके साथ अल्टीमेटली हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। तो दीपन पाचन हो गया। साइमल्टेनियसली वी कैन गो विथ उद्वर्तन। उद्वर्तन क्यों? बिकॉज देखिए हेतु को सोचिए, हेतु सारे कफज हेतु है, तो इस कफज हेतु के लिए तो उद्वर्तन बेस्ट काम करेगा। पेशेंट अगर लीन यानी पतला है तो भी उद्वर्तन आपको थोड़ा करना चाहिए मेरे विचार से। और अगर पेशेंट ओबेस है तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा काम करेगा। और लाइक पेशेंट को भी हम हमारा उद्देश्य क्या है ना कि कफों का जो अधिक मात्रा में संचय हुआ है उस कफों को हमें छेदन लेखन करना है। तो कफों को निकालने के लिए जिस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं उस सारी क्रियाओं को भी करना है, तो उसमें उद्वर्तन भी बेस्ट काम करता है, खास करके ओबेस पेशेंट में। त्रिफला चूर्ण से या उद्वर्तन कोलिकुलर उसके साथ तो उद्वर्तन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप स्वेदन करिएगा, अभ्यंग हल्का करेंगे हम, लाइक पेशेंट का प्रकृति और उसका ये देखकर। ओबेस पेशेंट है तो अभ्यंग नहीं करना है ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें हल्का अभ्यंग भी करा सकते हैं। एंड बाष्प स्वेदन, आप इसमें निर्गुंडी, दशमूल, एरंड, रासना, इन सभी का काढ़ा बनाकर कुकर के साथ नाड़ी स्वेद, लोकल स्वेद, या पूरा लाइक पेटी में बिठाकर जो सर्वांग स्वेदन, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बस इसमें आपको बीपी मॉनिटर करना है। कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को सहन नहीं होता है, पेटी में बिठा देते हैं तो चक्कर आता है, बीपी लो हो जाता है। तो वो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से उसकी
क्षमता, उसका बल देखकर आपको ये सेदन कराना है। बट सेफली आप नाड़ी सेदन करा सकते हैं, हल्का हल्का उसको एक 3 से 5 मिनट तक लाइक स्वेदन आप सभी जानते हैं कि कितना देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें रिकमेंडेड है पिंड स्वेद करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था उद्वर्तन का ही एक प्रकार है पिंड स्वेदन। इसमें कोटम चुक्यादी चूर्ण, कोटम ये कोल चुक्यादी चूर्ण, कोलकुलथ्यादि चूर्ण और उद्वर्तन चूर्ण भी रेडीमेड मिल जाता है। त्रिफला चूर्ण ऐड करके आप उसका जैसे कपड़े में पिंड स्वेद में क्या करते हैं ना हम लोग की पिंड मतलब एक उसका पकाकर उसका ये बना देते हैं और उसको कपड़े में रखकर गरम गरम उसको सिकाई करते हैं। तो इस प्रकार के पिंड स्वेद भी काम करेगा इसमें। फिर इसमें पेशेंट के लक्षण के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अगर पेशेंट बोलता है कि जॉइंट पेन है इसके साथ में, ओल्ड एज पेशेंट है, तो हम लोग जानू बस्ती, या कटी पेन है तो कटी बस्ती करा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें आप तक्रधारा बेस्ट है, आचार्य चरक खास करके तक्रधारा के बारे में बताते हैं। इसमें अम्ल की चूर्ण एंड त्रिफला चूर्ण का प्रयोग जरूर आपको करना है। आपको अभ्यंग के लिए लाइक चिंसादी तेल जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। चिंसा तेल बहुत अच्छे से आप इसका पिंड स्वेदम एंड लाइक अभ्यंग कराकर सकते हैं। अभी बस्ती के बारे में या बाकी वमन और विरेचन तो क्लासिकल रेफरेंस में आया हुआ है, बिकॉज कफज व्याधि है और कफज व्याधि के लिए वमन और विरेचन दोनों रिकमेंडेड होते हैं। बट सेम थिंग लाइक मैंने जैसे बताया, आपको पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते करते वमन एंड विरेचन करना है। क्लासिकल रेफरेंसेस में बस्ती का डायरेक्ट वर्णन नहीं आया है, डायरेक्ट वर्णन नहीं आया है, बट बस्ती जैसे कि संपूर्ण चिकित्सा के रूप में मानी गई है और इसीलिए आचार्य बताते हैं कि बस्ती ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए एंड बस्ती लाइक सेफ है। इसमें चरक ने तक्रधारा को रिकमेंड किया है क्योंकि इसमें जो सूजन है, अग्निमांद है या लाइक ये वातकफ प्रधान व्याधि है, तो इसके लिए तक्रधारा भी बेस्ट काम करते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए भी तक्रधारा अच्छी मानी गई है। एंड लाइक तक्र के साथ ना मतलब जो एक उसकी अग्निमंदता है वो भी कम होगी। और तक्र तो आप सभी तक्र के गुण जानते हैं, कई सारे विकारों में अग्निमांद्य, गुल्म, पाइल्स, वर्म्स, कृमि वगैरह वगैरह विकारों में तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ है क्योंकि ओल्ड एज में देखा जाए तो वैसे तो जानू शूल ये कॉमन होता है, तो जानू बस्ती के साथ भी ये रिलीव करता है। सो बस्ती के बारे में मैं बता रही थी, बस्ती वात की चिकित्सा मानी गई है। बट लाइक बस्ती का अगर विचार करेंगे तो जैसे इंटेस्टाइन इज आवर सेकंड ब्रेन, एंड यहाँ पर जो इंटेस्टाइन में हम जो भी औषधि प्रविष्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर होता है। एंड सो इन स्पाइट ऑफ वमन एंड विरेचन, बस्ती इज ऑल्सो रिकमेंडेड, अदर दो इट इज नॉट रिकमेंडेड डायरेक्टली। बट शोधन तो करना है, शोधन तो मधुमेह की मुख्य चिकित्सा है ही, इसीलिए आप यहाँ पर बस्ती दे सकते हैं पूर्ण चिकित्सा के रूप में। एंड सबसे और दूसरा कारण क्या है बस्ती क्यों देनी है, एज इट इज संतर्पण जन्य व्याधि। संतर्पण जन्य व्याधि में डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी शरीर के स्रोतों में जो भी क्ले जमा है करने के लिए, जो भी दोष का संग्रह हुआ है उस दोष को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी बताया अस्थि, मज्जा, आप सारे लक्षण का विचार करें, अस्थिगत, मज्जागत, शुक्रगत, मेद धातु, रस धातु, रसदृष्टि के कारण अरुचि, अग्निमांद्य, मेद धातु के कारण मेदोवृत्ति, अस्थि धातु के कारण अस्थिगतवात यानी अस्थिशूल, ज्वाइंट, शुक्र धातु के कारण क्लैब्य, नपुंसकता, मज्जा धातु के कारण कहीं ना कहीं एनीमिक पेशेंट होगा या मज्जागतवात और मज्जा के जो भी कार्य है धैर्यम, चवनम, प्रीति, वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। सो वात, पित्त, कफ एंड रक्त दोषा इज ऑल्सो इन्वॉल्व। इसके साथ साथ आपका शुक्र, तेज, ओज, मेद, अग्नि, मेधा, तो इन सभी का वहां पे समावेश होता है। तो रस, मेद, क्लेद, वसा, लसिका, मांस, इन सभी दुष्यों के ऊपर भी काम करना है। तो इन सभी दुष्यों का संग्रह है, उसको निकालने के लिए बस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा के रूप में माना गया है एंड सो बस्ती इज ऑल्सो रिकमेंडेड। तो देखिए आपका यहाँ पे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती आ गया, शिरोधारा भी आ गई इसमें। बस मुझे लगता है कि सारे पंचकर्म के जो भी प्रकार है वो सारे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। सो शोधन ये बेसिक है मधुमेह की चिकित्सा में। तो शोधन चिकित्सा को लेकर जो हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन अगर हो
तो आई थिंक हाँ, विरेचन का भी मैं बता दूंगी कि लाइक पेशेंट में भूख सहन नहीं होती है तो संतर्पण चिकित्सा कैसे करें। तो यहाँ पे संतर्पण चिकित्सा के लिए सारे ऑप्शंस हमारे पास थे जो हम लोग डिस्कस करते थे। या विलेपिमंड है और अलग अलग प्रकार के यूश है, लाजामंड है, तो इनका आप फॉलोअप लेकर हाँ इसमें माइल्ड विरेचन करें, क्योंकि पेशेंट को कई बार चक्कर वगैरह आ जाती है। फिर भी धीरे धीरे पेशेंट का कोष्ठ बल देखकर हम लोग कर सकते हैं। और मधु इत्यादि तेल आता है जो आप अनुवसन बस्ती के लिए यूज कर सकते हैं। एरंडमूल है, इसमें मैं रिकमेंड करूंगी अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है तो लेखन बस्ती भी यूज की जा सकती है। देन तिक्त क्षीर बस्ती, जिसमें तिक्त द्रव्यों का उपयोग किया है। आप स्नेहन के लिए तिक्त घृत, महातिक्त घृत, पंचगव्य घृत, ऐसे इसका भी विचार कर सकते हैं। डायबिटीज इज टेकन एज एटो इम्यून डिसीज। एटो इम्यून डिसीज के रूप में भी डायबिटीज का उल्लेख आता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस वगैरह वगैरह। तो इसमें भी शोधन चिकित्सा का अपना महत्व है। जैसे मैंने एटो इम्यून डिसीज को भी पढ़ाया था, तो उसमें भी तिक्त क्षीर बस्ती, जिसमें आप धन्वंतर तेल है, बलागुरुचादी तेल है या पंचतिक्त है, पटोल, गुरुची, वासा, कंटकारी, ये सारे दे आर द बेस्ट तिक्त द्रव्यास एंड दे कैन बी यूज्ड। जहां पर भी कफ की संप्राप्ति है वहां पर आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पेशेंट का बल, अग्नि और उसका मनोबल भी देखकर आपको यहाँ पे स्नेहन, अभ्यंग, स्वेदन और सारे प्रकार जो भी आयुर्वेदा रिकमेंड करता है पंचकर्म के रूप में, उन सभी का विचार आपको करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें शरीर का जो दुष्य संग्रह है उसको निकालना है। टॉक्सिन्स जो भी है, आम क्लेद जो भी बैठा हुआ है, ये आम क्लेद को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जो एक वहां की फिजियोलॉजी है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगी। पैनक्रियाज है एंड रिलेटेड ऑर्गन है, सिस्टम है, उन सभी के लिए यहाँ पे काम करना होगा। और जैसे मैंने अभी बताया कि मेद, माउस, सारे करीब करीब सारे धातु इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सारे धातु का इतना इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो शोधन के बिना कैसे काम चलेगा। आप केवल शमन चिकित्सा करके तो बात नहीं बनेगी, आप शमन चिकित्सा भी करिएगा। जम्बू बीज चूर्ण का बहुत अच्छा इसमें रोल है। इसमें जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा वेट है तो उसमें आप रुक्षण चिकित्सा भी करा सकते हैं, है ना। लाइक बतन बताया, फिर कुछ गुल कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहपान जैसे वाग्भटाचार्य बताते हैं, और सारे वैद्यों में जहाँ पे लाइक संतर्पण वैधि है उसमें आप कर सकते हैं। प्रियंगवादी सिद्ध तेल है, इसमें धन्वंतर तेल है, निकुंबादी तेल है, और बहुत सारे ऐसे कल्प है जो खास करके अर्जुनाद्य तेल है, धन्वंतर घृत है, जो भाव प्रकाश आचार्य ने बताया आपको स्नेहपान के लिए क्या यूज करें। आचार्य देखिए, हम संहिता पढ़ते तो अल्टीमेटली हमें सारे रेफरेंस जाते हैं। सुश्रुत ने निकुंबादी तेल, फिर धन्वंतर तेल रिकमेंड किया है। आचार्य चरक ने त्रिकंठ काद्य तेल बताया है। भाव प्रकाश ने धन्वंतर घृत, सिंहनाद घृत, सिंहामृत घृत एंड अर्जुनाद्य घृत को रिकमेंड किया है। एंड इस प्रकार से स्वेदन के लिए तो मैंने जैसे बताया, आप जो भी सारे वातज्ञ द्रव्य है निर्गुंडी से लेकर दशमूल उसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर वमन विरेचन बेस्ट रहेगा। मदन फल का वमन करें आप। मदन फल कषाय का जो यूजुअली हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें आप इक्ष्वाकु यानी इक्षु का जो कल्क होता है और मांस रस डाल सकते हैं। विरेचन के लिए आप वैसे थोड़े दुर्विरेच माने गए हैं, बट तीक्ष्ण विरेचन करना चाहिए, ऐसे क्लासिकल रेफरेंस मिल जाता है। बट जैसे मैंने बताया, आप पेशेंट का बल और उसके लक्षणों को देखते हुए आप इसमें भी प्रयोग करें। मणिभद्र गुड़ अच्छा रहेगा, अभया मोदक है, अभयारिष्ट है, और तीव्रत लेह का प्रयोग कर सकते हैं विरेचन के लिए। सो एंड जैसे मैंने बताया, रासनादी न्यूरोबस्ती है, उसमें पटोल निम्बादी। तो आप जो इंग्रेडिएंट्स है कल्प काढ़े के, वो तिक्त द्रव्यों का ले, तो आई थिंक यू अल्टीमेटली आपके इस मधुमेह के लिए अच्छे काम करेंगे। मधुतैलिक बस्ती दे सकते हैं, राजयापन बस्ती दे सकते हैं, और फिर पेशेंट को बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लाइक उसको एक्टिव रखे। व्यायाम, आहार विहार के बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर आप आहार विहार का भी सारा पैटर्न अगर चेंज कर दे टोटली। टोटली उसको मतलब आप ये करिएगा। आप लेप चिकित्सा भी कर सकते हैं, लाइक तो इसमें त्वक, इलायची, अगरू, चंदन आदि का लेप शरीर पर पूरे लगाकर भी काम हो सकता है। दीपन पाचन के लिए तो आपके पास सारे ऑप्शंस है। त्रिकटु, अग्नि, तुंडीवटी, वैश्वानर वटी, पंचकोल चूर्ण है। वृक्षण के लिए तो जैसे मैंने अभी बताया था सारे, लाइक त्रिफला चूर्ण है, कोलफुल इत्यादि है, त्रिफला कषाय एंड गोमूत्र मिलाकर भी
दिया जा सकता है। स्नेहपान के लिए मरीच घृत है, पंचतिक्त घृत है, गुल तिक्त घृत है। सो इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए है। सो आई थिंक वी कैन गो सेफली विथ पंचकर्मा। इसमें आप व्याधि बल के हिसाब से योग बस्ती यानी 8 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का भी बस्ती कर सकते हैं, नो इश्यूज। देखिए वमन तो कफ और मेद धातु के लिए अच्छा रहेगा। विरेचना बाय फॉर पित्त दोष एंड दुष्ट के लिए भी काम करेगा। बस्ती तो सारे सारे लाइक दोषों के लिए, व्यान अपान के लिए नॉर्मलाइज करेगा, बिकॉज रस रक्त संवहन तो व्यान से रिलेटेड है। अपान इज रिलेटेड विद ऑल द एक्सक्रीशन, जो भी कर्म है उसके साथ रिलेटेड है। एंड उद्वर्तन तो कफ और मेद के लिए सारे स्रोत खुल जाएंगे, उद्वर्तन के साथ शोधन होगा, लेखन होगा। तो आई थिंक अल्टीमेटली बहुत अच्छे से आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि पेशेंट का बल अग्नि शुरू में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट, लाइक जो भी मेडिसिन चल रहा होता है उसको कंटिन्यू करके आप कर सकते हैं। यस मैम, नमस्कार सभी को। बताइए बताइए आरती जी, डॉक्टर अलका जी। यस बोलिए रंजीत कौर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैम मुझे ये पूछना था, डायबिटिक का पेशेंट है और अगर ओल्ड एज है से 70 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो उनके लिए डेली में घृत कौन सा बेटर रहेगा इनमें से? मतलब ये मैं पंचकर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर उनको डेली इनटेक के लिए कोई घृत है तो इन ऑप्शंस में बेस्ट क्या रहेगा? महातिक्त घृत, पंचगव्य घृत, त्रिफला घृत और पिपल्यादि घृत। मेरे विचार से तो त्रिफला बहुत अच्छा रहेगा और पंचगव्य, बिकॉज त्रिफला तीनों दोषों के लिए एंड ओवरऑल लाइक अगर हम लोग डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन का विचार करेंगे तो वहां पर डायबिटीज के साथ रेटाइनोपैथी जो होती है, तो रेटाइनोपैथीज यानी आंखों की सारी समस्या के लिए एज ए रसायन के रूप में त्रिफला बेस्ट काम करता है। तो आगे के जो लाइक कॉम्प्लिकेशन है उसको रिड्यूस कराने के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। एंड पंचगव्य घृत जैसे सत्वगुण बढ़ाने के लिए और रजतम गुण की इस पे काम करने के लिए पंचगव्य घृत डेली यूज के लिए बहुत अच्छा मैं रिकमेंड करूँ। मैम जैसे हम लोग विरेचन के लिए हम लोग अभ्यंतर स्तनपान से घृत कराते हैं, तो सुबह हम लोग खाली पेट करवाते हैं जैसे है, तो क्या ये अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी ऐसा ही हल्का आधा चम्मच ऐसा करके ले लें? जैसे इसमें तो अभ्यंतर सेवन बढ़ाते रहेंगे मात्रा वगैरह, लेकिन हम डेली के लिए बात करें तो बेटर सबसे बेस्ट यही रहता है पचाने के लिए क्या? स्नेहपान आप डेली घृत का पान बता रहे? हाँ मतलब पंचकर्म के लिए नहीं अलग से, मतलब कि अलग अलग हम से ले रहे हैं। सब हाँ। देखिए, घृत आप खान पान के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा हाँ। कुछ जरूरी नहीं है। लाइक आप कुछ चपाती रोटी खा रहे, पराठा खा रहे, कुछ भी खा रहे, तो हम्म। उसमें भी आप टेस्ट। और आपको अगर ऐसे पसंद नहीं है तो सवेरे उठने के बाद आप 5-10 ml, एक आध चमचा, 1.5 चमचा दूध पी लिया, गर्म पानी पी लिया, बाद में अपना रूटीन काम कर लिया तो चल जाता है। वो सबसे अच्छा आपको जैसे पचाने में सबसे सूट मॉर्निंग में ही होता है। रहेगा मॉर्निंग, मैम, क्योंकि यस, मॉर्निंग में ही रहेगा ना बचाने के लिए सबसे अराउंड अच्छा 10 ml लीजिएगा, लाइक 10 to 12, जो भी मतलब हमारी अग्नि अच्छी रहती है ना, तो उस समय पे अगर आप लेते हो तो उसको पचाने में बहुत सहजता होगी। ओके, तो 10 to 12 AM पे हम ले तो सबसे अच्छा रहेगा। यस, अच्छा है। वैसे भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते तो आहार तो कम ही लेना चाहिए ना, जैसे जैसे तेज महाभूत का प्रभाव कम होता है वैसे। मैम जो हम लोग का ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये हम लोग जो हम लोग को 20 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं उनमें से किस में से इसको कोरिलेट कर सकते हैं? टाइप 1 को किससे करेंगे और टाइप 2 को किससे करेंगे? अच्छा, वातज जो होगा ना उसमें हम आप लोग ले सकते हैं इसको। मैम एक बार आपकी आप फिर से रिपीट कर दी, आपकी आवाज क्लियर कट गई थी। तो टाइप 2 जो है ना, यस इसको मैम। हम लोग फर्स्ट टाइप में ले सकते हैं। टाइप 1 कैन बी टेकन एज अ वातज। ओके, यस मैम, थैंक यू। पूछिए थैंक यू मैम। पूछिए मैम।
डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, हाँ, प्रणाम मैम, पूछिए मैम, आप थैंक यू। पूछिए। बहुत अच्छा आपका था ये लेक्चर। मैम इसमें वस्ती का मेरे को मेन पूछना था कि हम क्या सारी टाइप की वस्ती जो हम नॉर्मल इंसान में करते हैं, लेखन या कुछ भी, वो कर सकते हैं जैसे ओबीज डायबिटीज वाले हैं? यस यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, इसीलिए तो मैंने खास करके बताया है जिसमें बस्ती के बारे जिसमें में। जैसे गौमूत्र वगैरह भी डले तो कोई इशू नहीं है? उल्टा गोमूत्र तो ये, हाँ, उष्ण गुंदन वाला कफ का छेदन भेदन करेगा ना, कफ के लिए तो अच्छा ही होगा, गोमूत्र डाल देते हैं तो ठीक है। और कोई जो चिंता लीन नहीं। डायबिटीज वाले हैं, जो बिल्कुल पतले लोग हैं, जैसे बिल्कुल जिनका मांस क्षय हो जाता है, सिर्फ जैसे एब्डोमिनल हम्म। फैट रह जाता है, बिल्कुल बाकी जैसे लेग्स है या लिम्स है वो बिल्कुल मांस छोड़ जाते हैं, तो उस केस में हमें अगर वस्ती स्पेशली करना हो तो कौन सा कर सकते हैं? इसमें मेरे विचार से तो जो जो मैंने अभी बताया पहले, निरु अनुवासन जैसे एरंडमूल वगैरह है, रासना है, उसका प्रयोग करें, धनवंतर तेल का प्रयोग करें, आप डायरेक्ट लेखन पे मत जाइएगा। जी मैम। इसमें ऑलरेडी ये है ना, वेट कम है ना, तो लेखन नहीं करें हम लोग, बिना लेखन के कफ का विलयन करेंगे, यानी कफ की संप्राप्ति को भंग करेंगे। तो बाकी सारे लाइक रूटीन जो निरूह अनुवासन बस्ती है उसका प्रयोग करेंगे, मेरे विचार से अच्छा रहेगा। जी मैम। मैम और एक वो केस का पूछना था, थैंक यू आपने बहुत उस दिन अच्छा गाइड किया, तो उनका कंफर्म है अभी प्रेगनेंसी का। तो हम्म। उसका ही पूछना था, वो आप पीडीएफ भी काइंडली शेयर कर देना कि उसको मतलब क्या हर मंथ ट्रीटमेंट दूं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट केस था, और मतलब 1.5 साल से वो इधर उधर घूम के फाइनली आयुर्वेद में आकर उनको ऐसा मिला, मतलब बेबी उनका कंसीव हो गया। तो अच्छा मतलब हर मंथ उनको डेवलपमेंट के लिए क्या देना चाहिए, क्योंकि उनको एलोपैथिक डॉक्टर ने फॉलिक एसिड के साथ ये भी लिखा है, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स, तो क्या वो अच्छा। रिक्वायर्ड है या नहीं? अभी किस विचार से दिया है उन्होंने प्रोजेस्टेरोन, लाइक? मैम उनको पहले क्या था, जो उनकी रिपोर्ट जब वो मेरे पास आए थे, उनको एडिनोमाइसिस भी था, एंडोमेट्रियोसिस भी था, पीसीओडी भी था और फाइब्रॉइड भी था। ये चारों चीजें थी जो बिल्कुल क्लियर थी। अभी जनवरी में उनका क्लियर था सारी रिपोर्ट्स। तो अच्छा साथ में वो कंसीव कर गए। तो पता नहीं, ये सोच के मैं भी उन्होंने दिया हो प्रोजेस्टेरोन, मुझे नहीं पता, क्योंकि एज तो पेशेंट की छोटी है, पेशेंट 26 ईयर्स एज की है। अच्छा। अच्छा, बट मेरी विश्वास से मैम देखिए, अभी उनको अगर विश्वास है तो वो ले, बट इतनी जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है, लाइक। नहीं, विश्वास तो मैम है, क्योंकि उनको तो एलोपैथी ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था मैम कि मतलब हाँ वही तो। बहुत मुश्किल है, कंसीव करना ही बहुत मुश्किल है, और अगर हो जाता है तो वो भी एक मिरेकल ही होगा। तो बिल्कुल। विश्वास तो है मैम, इसीलिए वो चाहते हैं कि आयुर्वेदिक इसके बाद भी मतलब एंड तक, मतलब टिल डिलीवरी वो आयुर्वेदिक ही लेना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा, तो आप मासानुमासिक तो दे सकते हैं मैम। ठीक है मैम। वो फिर मैम आप पीडीएफ शेयर कर देना, और उसके अलावा क्या हाँ, प्रोजेस्टेरोन मैं उनका बंद कर दूं? अभी ठीक है, अभी 3 महीने तक रखिए फिर। अभी लाइक थोड़ा सा ये लग रहा है ना आपको भी, तो आई मैम थिंक क्या तीन हम महीने तक अपना रखिए। आयुर्वेदिक नहीं दे सकते? क्योंकि मेरा तो खुद फर्म बिलीव आयुर्वेदा में है, मतलब मैं हाँ, कुछ तो अभी छेड़छाड़ क्या है, उसमें करना बाकी नहीं लक्षण क्या चाहती। है, पेशेंट में छर्दी वगैरह कुछ है क्या? मैम कोई भी लक्षण नहीं है, उन्होंने डॉक्सीनेट भी लगाई थी टेबलेट, तो वो भी वॉमिट के लिए होती है, नोजिया के लिए, तो वो भी मैंने उनको बोला कि रिक्वायर्ड नहीं है। और एक फॉलिक एसिड और ये विटामिन B12 दिया था, तो वो मैंने कंटिन्यू उनको बोला करने को। और एक प्रोजेस्टेरोन के लिए उन्होंने एक कैप्सूल दिया था, तो वो मैंने डिसकंटिन्यू जरूर बोला है, बट मेरे को था एक बार आपसे एडवाइस ले लो। मैम इसमें ना दाढ़ी मावले दिया जा सकता है, एंड लाइक मासानुमासिक वटिका, लघु मालिनी वसंत एक आप स्टार्ट करिएगा, बेस्ट रहेगा। लघु लघु मालिनी मालिनी, वसंत। हाँ लघु, एक तो वसंत कल्प है तो रसायन भी हो जाएगा, एंड ये और एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें ये रिकमेंडेड है, तो इट विल अल्टीमेटली दो बहुत हो जाएंगे। ये दो देते हैं ना आप, दाढ़ी मावले, तो दाढ़ी मावले क्या मदद करेगा, तो लाइक सर्दी वगैरह और वजन, बाकी सभी लाइक डाइजेस्टिव सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा काम जी करेगा, मैम। एंड ओवरऑल एज अ टॉनिक, एज अ पोषण के रूप में भी काम करेगा। ठीक है मैम। और कौन सी लघु मालिनी वसंत? हाँ, लघु मालिनी पसंद दीजिए, ये फर्स्ट बेस्ट काम ट्राइमेस्टर में कर। कंटिन्यू करो? लघु मालिनी वसंत आप 3 महीने तक आराम से। ठीक है मैम। और मैम कोई पाउडर कॉम्बिनेशन भी देने की जरूरत है उनको, कोई चूर्ण फॉर्म में? मैं बताती हूँ, 1 मिनट, मैं वो मैम लघु वो मालिनी निकाल रही वसंत का थी। अनुपान क्या रहेगा इस समय, क्योंकि वो गर्भिणी है? नहीं सर, पानी के साथ ही अच्छा रहेगा। पानी से। मैम जैसे उसमें सिंगरफ वगैरह है तो कोई इशू नहीं है ना उसको देने में? क्या है मैम?
सिंग्रफ जो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड वगैरह रहता है, तो कोई इश्यू तो नहीं है लघु मालिनी वसंत, मैंने कभी यूज नहीं ये किया। सेफ है, बिल्कुल सेफ है। लघु मालिनी वसंत इज क्वाइट सेफ, नो इशू। आप बिंदास दे, कोई नहीं, सारे रिकमेंडेड है, ठीक है कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं, और सारे मैम लोग कोई यूज करते हैं। कोई पाउडर हाँ, कोई कॉम्बिनेशन इसमें कुछ दिक्कत ऐसा, नहीं है। गोल्ड का कोई टेबलेट या कुछ ऐसा दे सकते हैं क्या? वही तो, लघु मालिनी वसंत में गोल्ड भी है। अच्छा, वो गोल्ड की भी अवेलेबल है? अच्छा, मेरे को साधारण ही हाँ, पता था यस सिंग्रफ वाला। यस यस, ठीक है। मैं स्वर्ण बिल्कुल मालिनी बिल्कुल। वसंत तो, क्योंकि कोई मैंने उनका ट्रीटमेंट के बाद, वस्ती के बाद मैंने हाँ उनका स्वर्ण मालिनी वसंत, अश्वगंधा, बलामूल, विदारीकंद, मूसली, ये सारा क्वाथ करके हाँ, उनको स्वर्ण मालिनी वसंत का वो के साथ क्षीरपाग अनुपान भी रूप में दिया कंटिन्यू था। करिएगा ना, क्षीरपाग भी अच्छा, वो कंटिन्यू अभी भी करिएगा। कंटिन्यू करो? हाँ यस यस यस, बिल्कुल अच्छा ही तो रहेगा उसमें ना, मैम, दूध अच्छा है, हाँ जी, दूध को मैंने उठाकर सारी लेते। मैम उसमें ना बल्ले औषधि जैसे अश्वगंधा, बलामूल, शतावरी, विदारीकंद, मूसली, आप उसमें ना ऐसे स्थापन गण के, हाँ जी। जीवनीय गण के द्रव्य जो आपके पास, वो सारे डालकर उसको क्षीरपाग मैम, बता दीजिएगा। मोती मैम, ये लघु मालिनी वसंत क्या पारक का कल्प नहीं है, ये जिंक है, रसक है उसमें, और खरपर का कल्प है, इसलिए इतना ओके। टेंशन मत। और वो बटर में कर मर्दन किया हुआ रहता है, लोनी लोनी में। लोनी है तो इसमें, ये मक्खन है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, दूध में अगर लेने को बोलना है तो लेने को बोलिए, पर इट इज नॉट जो ये बोले कोई पारक। गोल्ड वाला मैम, ये कोई अलग है? क्योंकि गोल्ड मैंने आज नहीं तक है कभी गोल्ड इसमें, ये इसमें गोल्ड नहीं है लघु मालिनी में। मधु मालिनी सिर्फ सुवर्ण मालिनी में है गोल्ड। नहीं, और स्वर्ण ये मालिनी तो मैंने बहुत यूज किया, बट लघु मालिनी मैंने मतलब फीवर में यूज किया, वैसे तो बहुत यूज किया, बट नहीं, पर कभी फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडी में ट्राइमेस्टर नहीं है। में दे दीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलता है, पर ये खरपर का कल्प है। और बटर में ये क्या रहता है, लोनी में मर्दन क्या रहता है। हाँ, ठीक है। तो फिर देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर सेकंड में मधु मालिनी दीजिए, और थर्ड में सुवर्ण मालिनी दीजिए। जो मधु मालिनी वो भी गोल्ड का नहीं है? हाँ, वो नहीं, भी खरपर ही है, उसमें कंटेंट दिए गए। आप एक ठीक है बार मैम। देखिए, लघु मालिनी योग रत्नाकर में भी मैम, दिया और हुआ क्या है। उनको दे सकते हैं, मतलब कि उनकी प्रेगनेंसी सेफ साइड पर रहे? क्योंकि बहुत मुश्किल से उनका ये कंसीव हुआ है, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत हारे हुए थे मैम वो। गर्भपाल रस भी देते हैं, एक गर्भपाल रस। ठीक है। बट अगर मासानुमासिक वटी अगर देते हैं ना तो कोई वो भी जरूरत देना। नहीं ना, बाकी बहुत ज्यादा हो। मैम, हाँ, एक इसका सांडू का प्रेग्यूट्रो सिरप आता है, ये कैसे रहता है? मैं पहले यूज करती थी, बट अब काफी समय से यूज नहीं किया मैंने। कौन सा कौन सा? मैम, प्रेग्यूट्रो सिरप आता है एक सांडू का। अच्छा, क्या कर? हाँ, प्रेग्यूट्रो सिरप आता है, मैं पहले यूज करती थी, बट अभी काफी समय से यूज नहीं किया, क्योंकि उसमें थोड़ा सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल रहता है 8%। तो क्या वो यूज करूँ? अच्छा, कर तो सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत और ज्यादा नहीं नौजिया रहेगा, के आप लिए सारा इतना दे रही है ना। और नौजिया के लिए मैं मादी फल रसायन पहले यूज करती थी, बट फिर बाद में मैंने वो भी छोड़ दाढ़ी दिया। माव ले दीजिएगा, दाढ़ी माव ले दीजिएगा नौजिया के लिए रहेगा। ठीक है। ठीक सर्दी है। के लिए तो दाढ़ी माव ले बेस्ट करता है। और फिर आप जैसे आंवला कैंडी है, और ऐसे कुछ लाइक कामदुदा सूचेकर आधी आधी गोली दे सकते हैं शहद के साथ। एंड शहद एंड अदरक का सोरस भी दिया जा सकता है, सिर्फ तीक्ष्ण उष्ण औषधि का प्रयोग नहीं। और फिर आप नारियल पानी, कहीं खजूर मंथ है, लाजामंड है, और खीर है। तो ओवरऑल सारी गर्भिणी परिचर्या में कुछ जीवनी गण, दूध, घृत, मक्खन, हाँ, ऐसे सभी का प्रयोग वही। करना है आप। जी मैम। और फिर उसको जरा ओंकार मंत्र कुछ विहार भी बता दीजिएगा। और डेली वो घृत नस्य करे, घृत का डेली 2-2 बूंद, 4-4 बूंद, जितना भी डाल सकते हैं, नासा में सोते समय डाले। और बाकी सारा गायत्री मंत्र, ओंकार मंत्र वगैरह वगैरह सारा कुछ करवाए उसको, जो भी मैम, उसको विहार के अभी हेतु बस है एक ही सारे। कंप्लेंट है, लास्ट 5-6 मंथ से उसको सिर्फ लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का पेन है, उसके अलावा उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। साइकोलॉजिकल भी है ना, तो वही आप उसके मतलब मेंटल लेवल पर भी थोड़ा काम करिएगा, लाइक योगा प्राणायाम हल्का हल्का सा। और आधा 1 घंटा सवेरे खुद के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ, ये सारी जो गर्भ संस्कार के सारे ये है ना ऑप्शंस, वो सारे करें सवेरे और शाम में। और शांत रखने के लिए जरूरी है शांत रखें, तो अल्टीमेटली वो पेन, अभी आप पोषक द्रव्य देंगे ना, वो कम हो जाएगा। मैम, रेस्ट करवाइए पेशेंट, ट्रैवलिंग हाँ जी। वगैरह करते, वर्किंग है, हाँ जी। ट्रैवलिंग करती है पेशेंट, ज्यादा वर्किंग है नहीं क्या? मैम, नहीं मैम, हाउस वाइफ ही है, बट वो वैसे बहुत पार्टी, सोशल पार्टी
सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज्यादा जाते हैं। उनको मैंने बोला कि थोड़ा सा आप अपने में रहो, थोड़ा मतलब ईश्वर का ध्यान करो, थोड़ा इस समय थोड़ा सा ऐसे अवॉइड करो। मैम मेरे को एक्चुअली वही आपको प्रोजेस्टेरोन की चिंता थी कि उसके मुकाबले में हम आयुर्वेद के लिए क्या ऐसा दें कि मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि मासिक ना विद्यानंद कंपनी की आती है बहुत मतलब अभी हम लोग तो यहाँ पे बहुत यूज करते हैं महाराष्ट्र में मासानुमासिक वटी एंड ये सारे कल्प शिरपाक दे देते हैं, तो बस कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती है और बाकी सारे लेवल पर क्या करेगा लेवल पर ये तो बस मैंने हो काढ़ा जाएगा। दिया था उनको, मैंने अब 1.5 उसको महीने ना दिया मैम था। अश्वगंधा, अच्छे से शतावरी, जरा गिदारिकन, दोनों को गोपी। पति पत्नी हाँ पति जी। पत्नी दोनों को काउंसलिंग करिएगा सामने कर, और घर का माहौल अच्छा रखे, उसके साथ लाइक थोड़ा प्रिय व्यवहार करे सभी लोग मिलकर, तो लाइक वो बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी बातें भी उसको जो पेन वगैरह है सपोर्ट सभी का इम्पोर्टेंट है, मैम नमस्कार में तो ये यही जो सारा बल्ले द्रव्य मैंने उसको दिए थे, तो क्या ये कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं थ्रू आउट 9 मंथ, या नहीं जरूरत? बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसमें मोस्टली था अश्वगंधा, शतावरी, विदारिकन, गोक्षुर, और उसको थोड़ी सी सिक्रीशन होती थी पहले, मतलब बहुत ज्यादा थ्रू आउट द डे, तो उसके लिए मैंने पुनर्नवा थोड़ा सा यूज किया था उसमें। तो उसके बाद से 1 मंथ में वो मतलब उस चीज को भी रिकवर कर गई, और मतलब बस्ती के तुरंत बाद ही उसने कंसीव कर लिया। डाल सकते मैम, कोई समस्या नहीं, ये सारे चल सकते हैं। मैम आप आती मैम आपने जो ये गोक्षुर को थोड़ा हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके वजह से आप किसको मैम? इसमें काकोली काकोली क्या क्या हटा दूं? पुनर्नवा गोक्षुर को, बाकी तो ठीक मैम है विदारी कन्ना वो एंड निकाल, ऑल। पुनर्नवा और गोक्षुर हटा दूंगी। बला बला भी दिया था उनको, तो वो पुनर्नवा और गोक्षुर हटा दूंगी। बला अश्वगंधा शतावरी काकोली शिकाकोली और ये सारे चलेंगे। मतलब आप क्या मतलब है कि बारह जीवनी और ब्रिंगनिया हम सभी दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं, सिर्फ हाँ तीक्ष्ण उष्ण औषधियां वो हमें थोड़ा ध्यान से। हाँ, और ज्यादा ही पुनर्नवा गोक्षुर है ना, तो नहीं अभी तो मैं बंद आज कर दूँ, वो लाइक हम तब लोग उसको उसको हाँ प्रॉब्लम कुछ और था तो उसके लिए दिया था, तो अभी कंसीव हो गया तो हाँ ठीक है, कोई मैं समझ इश्यू नहीं है। गई कि थोड़ा डिसकंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं ना डिसकंटिन्यू अभी। जी मैम, ठीक है, थैंक यू आती सो मच। मैम आप किस डोज में देती हैं ये जो शीरपाक आप शीरपाक करती हैं ना, इन सब का क्या करती हैं जो ये आपने बल्लेकरण हाँ बताए जी, थे? हाँ जी सर, शीरपा करती हूँ बट पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले मैंने उनका दो दो सेट लेखन वस्ती का किया, 16 16 का ऐसे हम्म। 32 डेज के गैप पे। उसके बाद उसको मैंने ब्रिंगन किया, मतलब 8 डेज तक वस्ती ही दिया, बट ब्रिंगन 8 डेज ब्रिंगन वस्ती दिया, 8 डेज उसका शोधन वस्ती किया, ऐसे 16 फिर, मतलब थर्ड बार में उसको फिर उसके बाद मैंने उसको सिर्फ यूट्रस को टोन अप करने की मेडिसिन दी, क्योंकि मेरे ओके। को भी लगा कि इनका शोधन बहुत हो गया, वेट लॉस हो गया, सब कुछ हो गया, अब शी इज रेडी टू गो। तो इसलिए मैंने मतलब सारा ब्रिंगन वाला शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने ये शीरपाक दिया था। तो मैम ऐसा वो कुछ लेखन बस्ती वो में क्या डोज दिया? नहीं है। हाँ जी। लेखन बस्ती का कैसा दिया, कौन सा कैसे किया तैयार लेखन किया? वस्ती में मैम मैंने बहुत कुछ यूज किया था, 7 8 चीजें यूज की थी। एरंडमूल, करंज की छाल, ये अपना वरुण की छाल, गोक्षुर, पुनर्नवा, और ये एक और था कचनार की छाल। हाँ, ये सब यूज किया था ओके ओके। मेन। और उसमें क्या गोमूत्र अगर सब ये भी डाला था, शहद? हाँ, 100 ml गोमूत्र। अच्छा, और कोई क्षार वगैरह भी डाला था? नहीं मैम, कोई क्षार नहीं डाला, क्योंकि ये खुद में ही इतना अच्छा बढ़िया बन गया था, पेशेंट का 14 kgs वेट लॉस हुआ। मतलब इससे मतलब ये किसके लिए, वेट लॉस के लिए था कि नहीं एडिनोमायोसिस नहीं के लिए? मैम, वो मैंने एडिनोमाइसिस के लिए ही दिया था उनको लेखन बस्ती, बट उससे उसका एक साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसका वेट लॉस अपने आप ही हो गया, बस्ती करते गए वेट लॉस होता गया उसका। मैम अच्छा कितनी अच्छा। मात्रा में देते थे आप? काढ़ा, हाँ, ये कितने मैम अराउंड 600 to 700 ml। ओके। अच्छा, मतलब इसमें ये वो काढ़ा करके उसमें गोमूत्र डालते थे ना, ऐसे करके सर? मैम जैसे नीरुवस्ती का मतलब शास्त्रीय विधि से पहले सेंधा नमक, फिर शहद, और फिर उसके बाद
ये जो रहता है मटेरियल हमारा घी या तेल जो भी हमें देना होता है, फिर कल और फिर लास्ट में क्वाथ, और लास्ट में जो द्रव्य होता है वो गोमूत्र या कोई भी हम क्षार कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपने क्या तेल यूज किया था उसमें? मैम मैंने बहुत सारे तेल यूज किए थे और सारे तेल मैंने खुद ही बनाए थे। अच्छा, कौन से? जैसे मैंने शतपुष्पा तेल बनाया था वो खुद बनाया था, शिगरू तेल बनाया था वो खुद बनाया था, निर्गुंडी बनाया था वो भी खुद बनाया था, हिंगवादी तेल बनाया था वो भी खुद बनाया था। तो ऐसे मैंने 5-6 तेल अलग अलग ऐसे, जैसे 20 ml ऐसे करके मतलब दिया उसको। ओके। तो मैम ये आप ये लेखन बस्ती देती थी और फिर उसे तेल की बस्ती देती थी, कैसे करती थी ये सिस्टम जो आपने 2 साइड बताए थे, कैसे? तो जैसे चरक संहिता में है ना कि जैसे वो क्रम लिखा है, अनुवासन निरु अनुवासन हाँ, निरु, फिर अनुवासन रिजोल्व 16 सेट्स, हाँ, मतलब आपने काल बस्ती मतलब 2 करी, मतलब 2 काल मैंने बस्ती करी। हाँ 2 काल बस्ती की और तीसरी भी काल बस्ती ही की, उसमें 8 थी शोधन बस्ती और 8 थी मेरी, जिसमें मैंने बृंघन किया उसका। ओके मतलब ओके। क्योंकि मेरे को लगा कि शोधन मतलब अब हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका और रिक्वायर्ड नहीं है। ओके ओके, हाँ। मैम आप ये नीरू में तेल मतलब 20 ml की मात्रा में ऐड करते थे, कितना ऐड नहीं करते थे? नहीं मैम, मैं तो जैसे पर ऑयल की आपकी डोज बता रही हूँ। जैसे अगर अभी जैसे पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग, जैसे एक दिन पहले दिया तो मेरे को उसी उसके सिम्टम पता लग जाते थे कि ऐसा ऐसा इसको जो भी उसको फीलिंग हो रही थी पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऑयल चेंज कर देती थी कि आज हिंगवादी तेल की जरूरत है या आज शतपुष्पा की तेल की जरूरत है। और जब लास्ट साइकिल में किया तो मैंने ओविलेशन के हिसाब से किया कि मतलब जब ओविलेशन कराना है तो मैंने उसको नस से भी तीक्ष्ण दिया। और जब ओविलेशन मेरे को लगा कि हो गया, अब हो गया, तो उसके बाद शीरबला का नस से शुरू कर दिया साइड वाइज। तो वो उसके सारा उसके बाद मतलब बस्ती के बाद। ओके। बट ये नीरू में आप तेल कितनी मात्रा में ऐड करते थे वो पूछ रही 100 हूँ मैं। ml, 100 to 120 ml। मेरा पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीस था, 95 से ऊपर था, तो इसलिए मैं 120 भी कभी कभी कर देती थी। ये नीरू के अंदर जो ऐड करते हैं वो 100 ml जो लेखन 100 to बस्ती में ऐड कर। 120, 100 to 120 ml। ओके। और जो फिर अनुवासन कितना देते थे? अनुवासन भी मैम इतना, पेशेंट बहुत ज्यादा फैट थी। अच्छा अच्छा। ओके। मैम वो सारी प्रॉब्लम जो क्या आपने नाम आपका? 4 बहुत बताई अच्छे थी, से। वो चारों प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आई थी फिर शुरुआत में? हाँ जी मैम, हाँ जी सर, सारा कुछ था स्कैन में, काफी कुछ था। तो मैम अगर हो सके तो आप एक बार शेयर कर सकती हैं उसका, क्योंकि चारों एक साथ कभी बहुत मुश्किल होते हैं और ये ट्रीटमेंट बहुत प्लान हम अच्छा लोग के किया। लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आप कोशिश एक बार करूँ। शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर सकती हैं, तो ये हम लोग बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या ट्रीटमेंट उनकी क्या? रिपोर्ट्स की शुरुआत थी, और उसमें फिर आपने कैसे करा कि क्या पहले शुरुआत करी, पहले क्या शुरुआत करी, फिर कौन से स्टेप पे आप गई थी, तो वो सब थोड़ा थे ना बहुत। मैम उसको? एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, हाँ, चारों पीसीओडी, आपने बताए, 4 चीजें बताई थी, 4 फिर उसको रह गए। एंडोमेट्रियोसिस। हाँ। क्या था, क्या पूछते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने ये बहुत बहुत अच्छा ही था। रेयरिंग केस में आपने कर दिया है। हम लोग के लिए बहुत इंस्पिरेशन है ये। थैंक यू सर, ये तो आयुर्वेद और वो की खुद वजह से बनाती हुआ है, है। ये भी बड़ी बात है ना, खुद बनाती है तेल, तो वो आप भी खुद हाँ बनाते हैं? हाँ। एक इसमें इंटरेस्ट भी चाहिए, खुद का इंटरेस्ट चाहिए मुख्य रूप से ना बनाने का। एक वो जो पेशेंस बहुत लगते हैं, कोई भी दवा बनानी है ना आयुर्वेदिक, पेशेंस बहुत लगता है और मेहनत लगती है। तो आप बड़ा मतलब मेहनत करके प्रैक्टिस करती है, बहुत मैम अच्छा। आप एक बार में कितना ऑयल बनाती, जैसे आपने हिंगवादी या शतपुष्पा ऑयल बनाया, तो शतपुष्पा ऑयल एक बार में कितना बनाती है मैम? तो रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी जैसे जो पेशेंट होता है तो उसके अनुसार भी, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपनी का कुछ मिलता ही नहीं है जी जी जी। यहाँ पर। इसलिए आप नॉर्थ सीख गई इंडिया में, बनाना खुद के। या वेरी हाँ नाइस। नॉर्थ इंडिया में यहाँ कंपनी का हम वेट करते रहे तो फिर बहुत मुश्किल रहता है हमें। कि जी जो जी। जहाँ से पता लगता है, अब जैसे अब यहाँ मैम से सीखा, अरविंद सर ने भी कई चीजें बताई, उन्होंने, अंजना मैम ने बहुत अच्छी कई गाइडेंस की, मैम के भी कई लेक्चर सुने, तो जो जहाँ से पता लगता है कि उसके अनुसार बना लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मिनिमम में 1 लीटर तो बनाते हो कि या आधा हिसाब? हाँ जी मिनिमम 1 लीटर तो बनाते हो कि कोई भी तेल? मैम, ज्यादा बनाते हैं मैम, 1 लीटर में वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कुछ जो हर्ब्स होती है बिल्कुल। वो भी ऑयल तो एब्जॉर्ब उसको कर लेती है इतना ना। बनाने में समय लगता और है, और और सारा सारे इतना वो जो मेहनत करके। बर्तन बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं पूरे, और
पूरे एक दिन का काम हो जाता है, पूरा काफी वो हो जाता है मेहनत का काम। तो 1 लीटर से तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें से निकलेगा बहुत कम। फिर कितना, बेटर है 5-6 लीटर? मैक्सिमम आपने कितना बनाया है एक बार में मैक्सिमम? फिर ऑयल पे डिपेंड करता है, जैसे अभी लगने पे भी डिपेंड करता है। जैसे 10 लीटर तक ये रहता है कि थोड़ा बनाकर रखने में भी फायदा रहता है। 10 लीटर, 10 बाकी लीटर्स। बाद में रीयूज भी कर हाँ तो वही सकते हैं ना, पूछ बाद रहे, में 10 बनाना नहीं लीटर होता। तक आप बनाती है ना? 10 लीटर हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम? मतलब आप 10 लीटर तलक बनाते हैं ना? नहीं नहीं, मैं 10 लीटर कल नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि 1 लीटर बनाने में कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हाफ तो कुछ तो हाँ उसे वो समझा, बर्तन में पर लग मैं जाएगा, कुछ वेस्टेज हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप मिनिमम अगर बनाना है तो कम से कम 2 to 3 लीटर आप बनाएं। उसमें से एटलीस्ट आपका 1.5 से 2 लीटर तो आपको अच्छे से बढ़िया से मिलेगा, जो आपका रिफाइंड प्रोडक्ट रहेगा। हाँ बराबर है। हाँ, अगर आपका 1.5-2 लीटर भी रहता है तो वो भी आप एक एटलीस्ट एक पेशेंट का तो पूरा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं अच्छे से, 5-6 महीने जो भी हमारे पास आयुर्वेद में रहता है। तो चाहे आप उसको पीने के लिए दे रहे हैं, शोधन के लिए दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, तो उसका आप बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ये तेल आप तिल तेल से ही सब बनाते हैं ना, सिर्फ ये करके? हाँ मैम, कुछ तेल जो ये हिंगवादी तेल सरसों के तेल में बनता है, अच्छा। जो तो बाकी मैम, तेल है वो तिल तेल में ही बनते हैं। तो तिल तेल को आप मूर्छित करते हो या डायरेक्ट यूज करते हो? मैं मूर्छित करके यूज करती हूँ। उसमें भेषज रत्नावली में ना सारा लिखा है कि कैसे मूर्छित करना है, कैसे नहीं करना है। ओके ओके। नहीं, मूर्छित नहीं किया तो भी चलेगा ना, ऐसे बनाया डायरेक्ट? तो भी कोई इशू नहीं अगर तेल हाँ, ओरिजिनल हो, क्योंकि तेल मूर्छित की का रिजल्ट क्वालिटी अच्छा होता है ना, लाइक ओरिजिनल होनी यूजुअली चाहिए। मूर्छित तेल प्रेफर किया जाता नॉर्मली जो हम मतलब इंटरनल के लिए देते हैं वो मूर्छित रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, उसमें स्मेल नहीं होती और उसके जितने भी दोष होते हैं ऑयल के वो निकल जाते हैं। है, शुद्ध हो जाता है, इसलिए मूर्छना की जाती है। यस, सो आई थिंक अच्छा आप काम कर रही हैं मैम, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। और रंजित रंजित जी बताइए, एडिनोमाइसिस के केस के बारे में डाला है ना रिपोर्ट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम उनका आपने बोला था ना कि मतलब मात्रा बस्ती हमने 3 साइकिल में दी थी, तो आपने बोला था कि एक बार उनका यूएसजी रिपीट करवाना है, तो यूएसजी रिपीट करवाया मैम। पहले से तो उनकी प्रॉब्लम ठीक है मैम, मेंसेस भी इस बार उनको ठीक आए हैं। तो आपने निरू और अनुवासन बस्ती बोला था मैम, तो अभी फिर स्टार्ट कर दें वो? यस यस, कर दीजिए। और ये बताइए मुझे, इस केस में ही टॉर्च पॉजिटिव था क्या? यस मैम। तो क्या है सिचुएशन अभी? मैम बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैम, मेंसेस भी बिल्कुल ठीक आए हैं, पेन भी नहीं नहीं नहीं, नहीं लेकिन रहता। टॉर्च पूरा लाइक रिजल्ट आपने देखा क्या एक बार? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन टॉर्च अगर रहेगा थोड़ा सा भी पॉइंट उसमें कुछ लाइक लेवल बढ़ी हुई तो मैम वो फिर रिपीट, बात नहीं बनी। यस मैम। मैम वो एक बार ही रिपीट करवाया था, तो आपको भेजी थी मैंने, रिपोर्ट ग्रुप में शेयर की अच्छा थी। तो अभी फिर से भेज अच्छा, दें या पहले मतलब बस्ती कर ले मैम, क्योंकि नहीं उनको बस्ती कर प्रॉब्लम तो। लीजिएगा, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है ना टॉर्चनिल कैप्सूल हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। तो मैम आपने उनमें कृमि कुठार रस और आरोग्यवर्धिनी हाँ चंद्र प्रभावटी बोला था, और टॉर्चनिल कैप्सूल तो मैम चल ही रहे हैं साथ में चल, आपने। हाँ उसको चलने दीजिएगा। वी कैन यस कंटिन्यू मैम। इन प्रेगनेंसी टू आल्सो, बिकॉज वो जरूरी है, जैसे अगर पेशेंट का कोई हिस्ट्री रहा होगा। और अब अभी यस नीरू मैम। अनुवासन स्टार्ट करेगा, नीरू किससे के साथ देंगी? एरेंडमूल, रासना? मैम आप बता दीजिए, मैम वही हाँ वही कंफर्म एरेंडमूल करेंगे। रासना करेंगे, है ना? बताइए सभी लोग इसमें, माधुरी जी, आरती जी। एंड अनुवासन के लिए क्या देंगे? बलागंधा यूज करेंगे, अच्छा रहेगा, बला अश्वगंधा, या ओके मैम। फिर हाँ अश्वगंधा गुरुचादी भी चलेगा, गुरुची भी अच्छा रहेगा इसमें, गुरुचादी। मैम वो ओके मतलब मैम। फिर से रिपोर्ट किया तो उसमें एडिनोमाइसिस रिड्यूस हुआ है क्या? मतलब इन साइक करके ऐसा कुछ रिपोर्ट है? मैम उनका मतलब प्रॉब्लम भी ठीक है, तो पहले से तो कम हुआ है मैम उनका। तो और उनके मतलब जो ओवरीज थी ना, ओवरीज में भी मतलब फॉलिकल्स ज्यादा थे, लेकिन इस बार ओवरीज का साइज भी नॉर्मल है मैम। और वो जो हमेशा लिखते हैं थिकनिंग है, वो कम हुआ क्या, वो एडिनोमाइसिस का? यस मैम। मैम उनका पेन भी कम है, पहले उनको पेन बहुत रहता था, लेकिन जब से मात्रा बस्ती की है ना, तब से उनको पेन नहीं होता। और मतलब उनको ब्लीडिंग भी ठीक होती है, अब नॉर्मल होती है बिल्कुल मैम। अच्छा मात्रा बस्ती मतलब, कौन सी तेल से की थी मैम? हाँ मात्रा मैम वस्तु उनको कौन? 3 साइकिल में मात्रा बस्ती बोला था मैम ने देने को के लिए ना, तो 3 साइकिल में दी थी मैम उनको।
पहले उनको चंदन बला लाक्षादी तेल से दी थी मैम, फिर एक बार धन्वंतर तेल से भी दी थी मैम, और एक बार कितने दिन शीर दिया बला था तेल मैम? से भी। कितने Yes, बला ma'am. तेल से। मैम थर्ड वाला कितने- कौन सा बताया मैम? थर्ड वाला मैम सर धन्वंतर तेल और शीर बला तेल और चंदन बला लाक्षादी तेल से सर। तो पहले सबसे कितने पहले आपने ml चंदन था? बड़ा लाशा दी दिया, फिर आपने धानवंतर तेल से। नहीं सर, पहले शीर बला दिया था, फिर चंदन बला लाक्षादी तेल, फिर धन्वंतर तेल। अभी बताइए कुछ मैम सजेशन हो तो कितने इसमें। दिन पहले चालू किया था ये, मतलब कितने दिन दिया है? एक मात्रा बस, मतलब शीर बला की। मैम ये 6 डेज से, मेंसेस के 6 डे से मतलब स्टार्ट करके 7 डेज तक। अच्छा, एक हफ्ता पहले, मतलब हर वक्त शीर बला, चंदन बला और ये सब एक हफ्ता पहले दिया था, 3 साइकिल। नहीं, आफ्टर मैम मेंसेस मेंसेस दिया था। आने के बाद, आफ्टर आफ्टर मेंसेस। मेंसेस, सिक्स्थ डे। अच्छा, आफ्टर Yes. मेंसेस, ओके, 6 मतलब 5 डेज मेंसेस होगा उनका है, तो जो भी है 6th डे से दिया है। फिर 5 हाँ, डेज तो मेंसेस मतलब का मैम कितना था? मेंसेस कितने दिन थे मैम? मैम सर उनको मेंसेस पहले 3 दिन ही रहते थे, बाद में उनके मतलब 4th डे भी उनको थोड़ा मतलब ब्लीडिंग होने लग गया, फिर 5th डे बिल्कुल वो अब ठीक हो जाते हैं, मतलब 5 डे का साइकिल ही है उनका। मात्रा बस्ती कितनी क्वांटिटी में दी थी मैम आपने, कितने ml तक? मैम ने बोला था मेरे को 80 ml, फिर उसके बाद एक साइकिल में मतलब 100 ml भी दिया था, और एक में 120 ml भी दिया था मैम। ओके ओके। एक्चुअली मात्रा बस्ती 80 ml तक ही देनी चाहिए, तो उसके मतलब उसको मत बढ़ाइए। शिल्पा मैम, मतलब वो हाँ। मात्रा की 6 डे से चालू रखने का, जब तक पीरियड आए नहीं, नेक्स्ट हफ्ते तक चालू रखने का, है ना? नहीं, 7 चल डेज जा बोला है सकते, उन्होंने। 15 7 दिन भी days, दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, 15 दिन भी दे सकते हैं, मात्रा बस्ती तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बट हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। 15 दिन या दे सकते हैं? तो मैडम ने तो 7 दे ही दिन सकते दिए हैं, क्या मैम? दे सकते हैं, बट मैंने उनको 7 दिन का ही बता दिया था। तो 7 दिन से भी मतलब पेन में इतना फर्क आया हर साइकिल में, है ना? 7 दिन ही दिया। हाँ यस मैम। yes. मैम उनको जब चंदन बला लाक्षादी तेल से मात्रा बस्ती दी थी, तब से उनको कभी भी पेन नहीं हुआ, उन्होंने कभी भी नहीं मतलब ऐसे बोला कि मुझे अभी पेन हो रहा है, पेन नहीं अच्छा हाँ, काम होता करता है उनको। मैम, सारे ये मेरे तेल बहुत अच्छे हैं। और क्या है ना, 7 दिन देने का लॉजिक ये है ना कि एक कोर्स होना चाहिए ना, 15 दिन मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। लाइक पर्सनली बताऊं तो, लाइक पेशेंट को डेली बुलाना आना जाना, तो थोड़ा पेशेंट इरिटेट भी होता है। हाँ उतनी सिवियरिटी अगर हो तो दे सकते हैं, बट आई थिंक कि जैसे हमें ना धीरे धीरे और कोई पैसे का आता भी उसको मैम प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं देना चाहता है ना इंसान, वो और भी है ना। क्या होता है ना मैम, ये एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अचानक से 20 दिन दे देते तो बस्ती वो काम बात नहीं बनती मेरे विचार से तो। मतलब आर्तव स्रोतस या गर्भाशय के ऊपर काम तो थोड़ा धीरे धीरे ही करना चाहिए, इसीलिए मैं बताती हूँ से। शिल्पा मैम, गुड इवनिंग मैम, आपने एक बार बताया था कि शोधन के लिए धानवंतर तेल बहुत अच्छा रहता है, तो तो अगर देखिए हम। यहाँ पे भी हाँ एडिनोमायोसिस है, तो कहीं ना कहीं मांस वृद्धि है, तो कहीं ना जी कहीं लेखन भी करना है, जी, तो इसीलिए हम धानवंतर तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ पे 3 साइकिल हुई, फर्स्ट शीरबला, फिर चंदनबला, फिर धानवंतर, हाँ। तो हम पहले शोधन क्यों ना करवाएं कि धानवंतर पहले दें, नहीं फिर कर बाद। सकते हैं, कर हाँ, सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बट उसके लक्षणों को देखते हुए मैंने थोड़ा सा पित्त शमन और अच्छा, पित्त निर्बल शमन होगा, पोषण पित्त वगैरह ऐसे ऐसे होगा। करके विचार करके दिया था, बताया था उसको। हाँ, और तेल चंदन चेंज वगैरह मतलब। करवा देते हैं ना, तो हर एक जो है वो हमें मिल जाता है, तेल चेंज ओके। करवाए थे ऐसे। लाइक चंदन बला में बला है, और फिर धन्वंतर तेल में थोड़े से और अलग द्रव्य है, तो सभी का मिला जुला कर इफेक्ट अच्छा रहता है। इसीलिए मैं अभी आप सभी से पूछ रही हूँ ना कि कौन सा तेल अभी रिकमेंड करेंगे, बला या बताइए, बताइए माधुरी जी, आरती जी बताइए। बला गुरुची भी अच्छा रहेगा मैम। हाँ बला गुड़ुचाती देते, अच्छा काम गुरुची है ना, वो टॉर्च में अच्छा काम करेगा शायद। हाँ यस एग्जैक्टली, बला मैम गुड़ुचाती दे दीजिए सेंधावादी रंजीत। तेल भी बहुत अच्छा काम करेगा, थोड़ा शोधन भी हो जाएगा। सेंधावादी तेल बृहद या सेंधवादी पिपले, या सेंधवादी? हाँ बृहद सेंधावादी तेल और पिपले आदि जो अनुवासन तेल जो रहता है, उसे थोड़ा शोधन होकर फिर बल्य चलेगा की ओर बिल्कुल, जा सकते हैं। चलेगा 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 चलेगा। फिर आप देखिए रंजीत जी, इस प्रकार से काम यस करिएगा, मैम। ओके। यस चलिए मैम।
और बताइएगा, और पेशेंट को आश्वासित रखिएगा, है ना? यस मैम। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, आई होप कि आरती जी आपका मतलब पूरा ये हो गया हो, और इस बड़ा मुद्दे में भी किस प्रकार से हम लोग पंचकर्म कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फिर आज के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। ओके, ओके, थैंक यू मैम। चलिए, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।